चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रीवियस ईयर का पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 2020-23 का। तो सबके पास क्वेश्चन पेपर है? ग्रुप में तो भेजा गया था ना, 2023 वाला है क्या सबके पास? यस सर। है? नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हम डिस्कस कर देंगे, उससे भी पता चल जाएगा। चलिए, तो 1 मार्क्स वाला तो ऑलरेडी टिक है ना? है ना? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन 2 में बात किया जा रहा है, शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। क्लियर है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिया ही हुआ है नोट्स में, है ना? बोलिए सब। यूनिट 2 का क्वेश्चन यस है ये, सर। है ना? हाँ। चलिए, इसके बाद फिर देखिए लिखा गया है व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट। क्वेश्चन 3 में ऑडिट, उसका ऑब्जेक्ट्स और लिमिटेशंस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना? बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। शबनम, रेणुका, सलोनी, बोलिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। बाकी लोगों तक आवाज जा रही है? सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, रिस्पॉन्स दीजिए, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है, इसका कॉपी में भी नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करना है? देखिए लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट। तो काइंड्स के बारे में पूछा गया है, कितने प्रकार के ऑडिट है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच। दोनों, फिर उनका मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना है। तो हम लोग देखिए काइंड्स जैसे किए हैं, ठीक है? तो मेनली उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग दो भागों में ऑडिट को डिवाइड करते हैं, कि स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक क्या था, अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यही था ना? था ना? बोलिए। है ना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे किए थे ना? बोलिए। है ना विवेक? ऐसे ही था ना? यस सर। ठीक है। और बुक में फिर इसको ही कैसे बताया गया? बुक में भी दो भाग में, पहला में क्या बोला गया, क्लासेस ऑफ ऑडिट, है ना? दो भाग है, क्या है, अकॉर्डिंग टू, एक उसमें बांट दिया गया क्लासेस करके, है ना? एक क्लासेस ऑफ ऑडिट जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट आ गया, और आपका प्राइवेट इंटरनल ऑडिट, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑडिट था, जैसे हम लोग भी किए थे। और दूसरा पार्ट में इसमें क्या फिर डिवाइड कर दिया गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? देखिए यहाँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, तो इसमें क्लासेस ऑफ ऑडिट देने का जरूरत नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देने का जरूरत नहीं है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट और फिर प्राइवेट ऑडिट और इंटरनल और गवर्नमेंट ऑडिट ऐसे करके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट पूछा जा रहा है ना? तो इसमें हमको मेनली किसको डिस्कस करना है? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितने, या दूसरा में जैसे बुक में बताया गया टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना? मतलब एक इसमें क्लासेस ऑफ ऑडिट और एक क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। बुक में जैसे जो हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू किए बुक में, उसी को क्या बोला जा रहा है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स हमको फिर डिस्कस करना है, क्योंकि बताइए अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उसका मेरिट डीमेरिट क्या है, वो तो करवाना ही है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सबको? उसका मेरिट डीमेरिट क्या होगा, वो तो आपको मैंडेटरी है ना? क्लियर है? समझ में आया क्या बोल यस रहे हैं? सर। प्राइवेट यस ऑडिट क्या सर। हाँ, प्राइवेट ऑडिट क्या कि वो कोई अपना ऑडिट करवाते हैं, तो वो उसका डिमेरिट मेरिट क्या, वो तो वो तो आपका अगर कोई ऑडिट करवाते वो करवा, तो उसका मेरिट डिमेरिट उसका नहीं, गवर्नमेंट का भी डिमेरिट वैसा। उस मेनली इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप अलग अलग तरह का बस जो ऑडिट होता है वो लिख दीजिए, मतलब नाम दीजिए ऑडिट का। ठीक है, जैसे इंटरनल ऑडिट भी हो गया, वो भी उसमें आता है। फिर हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट होता है ना? पीरियोडिकल ऑडिट होता है। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी ऑडिट है, जैसे स्टैंडर्ड ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, अलग अलग तरह वाला, है ना? तो उसका आप जितना भी नाम लिखिए और उसका मेरिट और डीमेरिट। तो इसको आंसर कैसे करेंगे, अब लिखिए, कॉपी में लिखिए। हम लोग क्या करेंगे, लिखिए। सब लिख रहे हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए लिखिए।
इसका आंसर कैसे लिखना होगा हम आपको बता लिखिए। हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखिए पहले राइट ऑल टाइप्स, है ना, पहले हम लोग सारा टाइप्स लिख लेंगे। कौन सा टाइप्स, टाइप्स मतलब कौन, जो हम लोग डिस्कस किए वीडियो का अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या बुक का अगर बात करेंगे तो बुक में दो तरह से बांटा गया है, क्लासेस ऑफ ऑडिट और एक टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो टाइप्स वाला बात हो रहा है, जैसे अभी आपको हम इसमें शो कर रहे बता रहे थे। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो वो हो गया। अब दूसरा क्या करना है, अच्छा अच्छा, दूसरा क्या करना है, इसके बाद लिखिए क्या करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे। लिखिए पहले, मतलब पहले हम लोग टाइप्स लिख देंगे, फिर एक एक करके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मीनिंग उसका लिखेंगे, हाँ मीनिंग लिखेंगे, और एक दो लाइन और लिख देंगे। तो लिखिए फिर क्या करेंगे, टाइप्स का मीनिंग एक एक करके, पहले सबको लिस्ट दे देंगे कितना टाइप्स का ऑडिट होता है। पहले तो देखिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ, तो हमको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले इसमें शो करना चाहिए क्या, क्योंकि 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको हम स्क्रीन शो करते हैं, ठीक है, इसमें ही स्क्रीन अगर शो हो जाएगा, शेयर, स्टॉप शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ योर माइक, अच्छा छोड़िए, ऐसे ही जब इसका जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि पहले हम लोग 15 मार्क्स का है तो इंट्रोडक्शन में ऑडिट, ठीक है, एक बार शुरू से लिखिए, तो ऑडिट का पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ऑडिट के बारे में लिखेंगे पहले, ऑडिट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑडिट का भी मीनिंग लिख देंगे, एक एक मिनिमम एक 3 डेफिनेशन बोले थे, तीनों डेफिनेशन भी लिख दीजिए। नहीं, 3 डेफिनेशन तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में है ना, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट, उसमें एक डेफिनेशन कम से कम इसमें डाल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, और फिर हम लोग मेन बॉडी ऑफ द आंसर जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन बॉडी में हम लोग टाइप्स जितना भी पहले उसको ये भी बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू वो भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेनली मेरिट्स और डिमेरिट पूछा गया, तो फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला एक एक करके आप उठाएंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे, और कम से कम क्या लिखेंगे, 2 मेरिट और 2 डीमेरिट, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं कि पूरा ही टाइप्स ऑफ ऑडिट पूरा ही लिख दे, हाँ आप कम से कम कितना लिख लीजिए कि कम से कम आप 10 का बता दीजिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या टाइप्स ऑफ ऑडिट का। क्लियर है सबको? यस सर। सब रेस्पॉन्स करिए, सबको क्लियर है, क्या बोले, कम से कम 10 यस ऑडिट सर। का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो क्या सबका हमको अपने से लिखना होगा? नहीं, बुक में भी दिया हुआ है मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है, और बाकी सबका जैसे आप 3 ही 4 का पढ़िएगा ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दूसरा का भी कैसे लिख सकते हैं, तो उसका जो मीनिंग है उसी से समझ में आ जाता है, ये मेरिट इसमें होता है, ये डिमेरिट होता है, मतलब ये आइडिया मिल जाएगा आपको, और सब करते करते, ठीक है। क्लियर है सबको? कम से कम 10 का हम लोग 2 मेरिट और 2 डीमेरिट दे देंगे। बहुत बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, एक ही टाइप का ऑडिट का बहुत सारा, लेकिन हम लोग कम से कम 2-2 कोशिश करेंगे। शुरू का आप दे सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस ऑडिट शुरू में दिया हुआ है तो उसका 4-4 5-5, कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पिछले बार भी आया हुआ है ना, तो मतलब पिछले ईयर्स में, तो उसका उसका 5-5 मेरिट 5 डीमेरिट लिख दिए, क्योंकि वो तो फिर आने का संभावना है, और बाकी सबका आप 2 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? एक दो जिसका आप ज्यादा लिख सके वो लिख दीजिए, और जिसका कम तो कम कम में कम से कम कितना, 2-2 लिख सकते हैं, और खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि समझ समझ चुके हैं किस तरह का है, या फिर से पढ़ लेंगे अगर उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर से एक बार देख के। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हाट इज वाउचिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग। बोलिए, स्ट्रेट क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, है ना, कर लिए ना? यस सर। यस सर। हम लोग तो वैल्यूएशन भी कर चुके हैं इसके साथ, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। व्हाट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, इट्स टाइप्स और कंटेंट्स का बात किया जा रहा है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट वाला तो हम लोग कर लिए, इसका हम लोग ये किए थे, बुक से किए थे ऑडिटर्स रिपोर्ट, बुक से। टाइप्स का आपको हम नोट्स भी दिए थे, हाँ, तो नोट्स भी देखिए, बुक भी देखिए, और कंटेंट्स आपके बुक में सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी नोट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कंटेंट्स के लिए क्या लिखिएगा, बाकी तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये बुक से हम लोग किए थे, बुक में देख लीजिएगा, शायद चैप्टर कौन सा तो था, चैप्टर बता देते, शायद 12 था, हाँ 12 लिख लीजिए, चैप्टर 12 था ये, चैप्टर 12।
तो उसका टाइप्स 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है ना? क्या क्या था बताइए तो? एक क्वालिफाई, एक क्या था, अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड, और दूसरा क्वालिफाइड, फिर क्या था, याद है किन्हीं को? बोलिए। emphasis of matter और other matter paragraph। हाँ, वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो तो ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट में आता है एक पैरा, उसको बोलते हैं ना विवेक? समझ में आया विवेक? यस सर। हाँ, यहाँ पे क्या बात पूछा जा रहा है, टाइप्स का। तो टाइप्स तो 4 है ना? एक क्या था, एक पहला था अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक क्या था, क्वालिफाइड। एक क्या था, एडवर्स, और एक क्या था, डिस्क्लेमर, है ना? एडवर्स का दूसरा नाम था नेगेटिव। सर क्लियर है? हाँ तो बोलिए। सर ये तो मॉडिफाइड रिपोर्ट का 3 पार्ट है ना। हाँ देखिए, ठीक बोल रहे हैं। देखिए क्या है, पहला पहला रिपोर्ट क्या होता है, क्लीन रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, है ना? ठीक है ना विवेक? यस सर। और दूसरा जो आप बोले ना, ये क्लास है। देखिए दूसरा क्या है, एक पहला हो गया क्या, अनमॉडिफाइड, दूसरा क्या हो गया, मॉडिफाइड। ठीक है? अब मॉडिफाइड का 3 पार्ट है, मॉडिफाइड में 3 पार्ट क्या है, एक पहला क्वालिफाइड कि जिसमें ज्यादा गलती नहीं रहा, थोड़ा ही सा कारण, फिर क्या था, एक एडवर्स या नेगेटिव, और लास्ट क्या था हमारा, डिस्क्लेमर। तो लेकिन अगर टाइप्स अगर पूछा जाए ना, तो आप अगर क्लासेस लिखेंगे तो 2 हुआ, एक क्या हुआ, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड, और फिर मॉडिफाइड के अंदर 3, और अगर उंगली से काउंट करें तो टोटल कितना हुआ, एक इसमें और 3 इसमें। अब समझ में आया विवेक? यस सर। है ना? तो आप अगर बोलेंगे कि क्लासेस करके हम पहले शो करना चाहते हैं, तब तो 2 क्लास हुआ, और दूसरा क्लास में 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर क्लियर। yes, sir, हाँ, और अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो, क्लासेस नहीं लिख के डायरेक्टली लिखना चाहे तो सीधे क्या, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड या एडवर्स, या लास्ट में कौन सा, डिस्क्लेमर। क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है। और देखिए आपको इसके बाद है, हम एक बार आपको एक बुक का भी बता देते हैं। ठीक है, बुक में हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर करके जो है बुक में, देखिए टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ना अलग अलग तरह से बांटा गया है। किसमें, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में देखिए आपका 12 चैप्टर में होगा, फाइनल रिपोर्ट, एक इंटरिम रिपोर्ट, एक पार्शियल, स्कोप के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे। इसमें 3, जो एक आप भी बोले विवेक, जैसे एक अनमॉडिफाइड वाला, एक मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड के अंदर 3 हो गया, और फिर रिपोर्ट विथ एन इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, जैसे आप बोले विवेक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो मतलब अगर आप इस तरीके से शो करेंगे ना विवेक, ये वाला चार्ट लिख के, तो ये ज्यादा बेटर है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है, लिखिए तो। सबसे बेस्ट आंसर के लिए बुक में ही हम लोग वो चार्ट देखेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एक एक करके सबको, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप भी और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी। ये बेस्ट आंसर होगा, जितना हम बताए उससे भी बेस्ट है ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? लिखिए, फ्रॉम बुक करना है ये जो नोट्स दिया गया उससे भी बेटर आंसर है सीधे बुक से। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए सब? यस सर। yes, sir, हाँ, वेरी गुड विवेक, आप एक ये वाला हमको याद दिलाए तो फिर हम देखें तो ये ज्यादा बेटर है ना? तो ये 15 मार्क्स का है, तो अगर ये चार्ट भी हम लोग बनाएंगे तो हाफ पेज में लगभग ये चार्ट कर देंगे, तो उससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। और हम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट है तो और जैसे आपसे अगर डायरेक्टली कोई पूछे कितना तरह का, तो मेनली बोल देते हैं कि 4 है, लेकिन ये बेस्ट आंसर है कौन सा, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में जैसे दिख रहा है फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम और पार्शियल रिपोर्ट, और नेचर में अनमॉडिफाइड, फिर मॉडिफाइड के अंदर 3, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स वाला, और फिर रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये बेस्ट आंसर है। चलिए, वेरी गुड विवेक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग एक तो व्हाट आर इट्स टाइप्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट का टाइप तो हम लोग करेंगे ही ये वाला। इसके अलावा हम लोग को कंटेंट्स बोला गया, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। तो देखिए, कंटेंट्स का हम आपको नोट्स भी दिए थे और बुक में भी है। हाँ, तो कंटेंट्स के बाद आप क्या करेंगे, लिखिए तो।
कंटेंट्स के बाद, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो हमको पेजेस भी और लिखना चाहिए। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ना, कि क्या क्या रहता है, पहले टाइटल रहता है, फिर एड्रेसी रहता है, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहता है, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर था, और क्या था, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और प्लेस ऑफ सिग्नेचर। तो ये पूरा जो 10 एलिमेंट्स था ये भी लिखेंगे शॉर्ट में ही, कम से कम पॉइंट आप डाल दीजिए, मान लेते पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कम से कम पॉइंट डाल देंगे। लिख लिए सब एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी हम लोग लिख देंगे कंटेंट्स के बाद। लिख लिए? यस सर। बाकी लोग बोलिए। पास्कल आप भी लिख रहे हैं ना? सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। और मान लेते हैं सिर्फ कंटेंट्स आ जाए एग्जाम में, कि कंटेंट्स आप लिखिए और 15 मार्क्स का, कि आ सकता है ऐसे, शायद आया है कि नहीं एक बार देखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया कंटेंट्स ही और बोल दिया गया 15 मार्क्स, तो इंट्रोडक्शन में तो ऑडिट और ऑडिटर्स रिपोर्ट ये सभी समझा देंगे, और कंटेंट्स के साथ एलिमेंट्स भी लिख देंगे। मतलब अगर शॉर्ट नोट्स में भी आए ना तो भी हम लोग लिख देंगे एलिमेंट्स, कम से कम पॉइंट दे देंगे, भले एक्सप्लेन ना करे। और अगर 15 मार्क्स में आ गया तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो हम आपको पहले भी एलिमेंट्स का, शायद अगर पहले हम बोले कि नहीं, आपको बुक में ही हम मार्क करवाए थे, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को। मतलब आए ना आए, और कंटेंट्स आ गया तो कंटेंट के साथ एलिमेंट भी हम लोग लिख देंगे, उससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो होता है, तो ये जो कंटेंट्स है वो तो एक पार्ट बस होता है, बाकी और सब क्या पैरा होता है वो सब भी तो लिख देंगे, तो क्या होगा, मेरा आंसर और अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो कंटेंट्स और एलिमेंट्स साथ लिखेंगे, भले ही अगर कम मार्क्स का लिखना हो तो छोटा भले ही लिख देंगे एलिमेंट्स को, लेकिन लिखेंगे जरूर। और ज्यादा मार्क्स का आया तो हम उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और एलिमेंट सही अगर सीधे डायरेक्टली आ गया तो उसको तो हम पढ़ के जा ही रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं उसको, है ना, तो उसको भी। तो आप अलग से अपना कॉपी में पहले शायद लिखवाए हो ना लिखवाए हो, आप अलग से शॉर्ट नोट्स करके एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी लिख लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शॉर्ट नोट्स में लिख लिए? यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग कर भी लिए क्लास में, है ना? क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पिछले ईयर का भी है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। 2023 में कि कहीं पे भी कुछ भी पूछना है, ऑब्जेक्टिव टिक ही किया हुआ है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, बाकी लोग भी बोलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए चैप्टर 11, देखिए डायरेक्टली आपके सिलेबस में कंपनी ऑडिट लिखा हुआ है, चैप्टर यूनिट 2 में। हाँ, तो एक बार आइए चैप्टर 11 में, कंपनी ऑडिट वाला, कंपनी ऑडिट चैप्टर 11। अच्छा, हमको बताइए तो ये क्वेश्चन हम लिखवाए थे क्या, या इसका ये क्वेश्चन, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, लिखवाए थे क्या? चैप्टर 11 को थोड़ा सा डिस्कस किए थे क्या क्लास में? चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम डिस्कस कर देंगे, छोटा ही सा है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, तो चैप्टर 11 पहले लिख लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। चैप्टर 11 कंपनी ऑडिट। लिख लिए? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, कंपनी ऑडिट, इसमें ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सप्लेन द, लिखिए एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। देखिए बुक में ही लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे वाला हेडिंग देखिए, दिख रहा है चैप्टर 11 में।
Yes, sir. हाँ यस लिखिए। सर। हाँ, प्रिपरेशन बिफोर, बिफोर, अच्छा प्रिपरेशन के बाद एक स्लैश दे दीजिए। प्रिपरेशन या क्या बोला जा सकता है, प्रेलिमिनरीज, PRE, लिखिए हम बता रहे हैं, PRELIMINAPRELIMINARIES, प्रेलिमिनरीज, लिख लिए सब। यस सर। प्रेलिमिनरीज मतलब क्या होता है, वही पहले वाला चीज। प्रिपरेशन या स्लैश बोल दिए, प्रेलिमिनरीज बिफोर, बिफोर कमेंसिंग द, देखिए हेडिंग जो लिखा है वही बोल दे रहे हैं, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ अ, ऑडिट ऑफ अ कंपनी, लिखिए। Yes, sir. ठीक है, तो क्या क्या हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑडिट करने से पहले, तो देखिए आप बुक में, सब बुक में देख रहे हैं, बोलिए चैप्टर 11 में सब देख रहे हैं। यस सर। Yes, हम्म, sir. सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कंपनी के लिए आ जाएगा तो थोड़ा अलग है, ठीक है। कंपनी के लिए अगर आ जाएगा तो थोड़ा अलग हो जाता है, क्या, इसका अलग अलग पॉइंट्स है। देखिए पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, स्क्रूटिनाइज करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनीज इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री का फाउंडेशन होता है वो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कंपनी में, मेनली चलाते कोई और है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ओनर्स है, शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर जहाँ शेयर नहीं वहाँ मेंबर्स हैं, तो दूसरे लोग, तो अगर उसका ऑडिट हो जाए तो वो सबके हित के लिए होता है, मेनली किसके हित के लिए, शेयर होल्डर्स के, जो ओनर्स है या मेंबर, अगर वहाँ पे हमारा शेयर नहीं है तो उनके हित के लिए होगा। ये इंट्रोडक्शन में बताया गया आपको। तो उसके लिए कंपनी एक्ट में अलग अलग ये किया गया है, अमेंडमेंट फिर किया गया टाइम टू टाइम, ये सब, ठीक है। तो प्रिपरेशन में पहला पॉइंट लिखा है स्क्रूटिनाइज वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। तो पहले क्या देखते हैं, अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग अलग तरह से होता है, कहाँ कहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। फिर ऑडिटर भी अलग अलग तरह के जैसे होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग देख रहे थे, है ना। तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो जैसे हम लोग देखे डायरेक्टर्स के द्वारा हो सकता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा हो सकता है, फिर अगर रिटायरिंग ऑडिटर है तो उनके प्लेस पे हो सकता है, या कैजुअल वैकेंसी, अगर बीच में ही ऑडिटर चले गए तो उनका जो प्लेस वैकेंसी वेकेंट हो जाता है तो उसके लिए, है ना। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स, क्या क्या देखते हैं कंपनी में, मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, है ना, जो हम लोग पहले ही सब देखे हुए हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। फिर अकाउंट बुक्स तो उनका देखना ही है, स्टैट्यूटरी बुक्स, मिनट बुक, ठीक है। इस तरह जो रजिस्टर्स फिर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको क्या सब चीज एकदम करना है नहीं, मेनली पॉइंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स और बुक्स, तो यहाँ पे तो हम लोग प्रिपरेशन बिफोर देख रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बस एक्सप्लेन हम लोग कर दे तो उतना काफी रहेगा कि इस पॉइंट के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ऑडिट प्लानिंग देखे थे तो वो सिंपल ऑडिट प्लानिंग था, वो कंपनी का ऑडिट प्लानिंग नहीं था। क्लियर है ना सबको। और यहाँ पे किसको सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ कंपनी को। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं, क्यों ये वाला ये चैप्टर के लिए फिर से बोल रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन क्यों लिखवाएं, सबको क्लियर है। यस सर। कंपनी वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, जो क्वेश्चन लिखे है ना, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क ऑफ अ कंपनी, कंपनी मेन वर्ड है यहाँ। कंपनी अगर पूछ दिया तो क्या करें, कंपनी नहीं पूछेगा तो हम लोग का वो पुराना वाला आंसर, ऑडिट प्लानिंग वाला, है ना। क्लियर है सबको, बोलिए। यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स टू बी इंस्पेक्टेड है कि कौन सा देखेंगे। तीसरा पॉइंट में देखिए, पेज पलट के देखिए, नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का के बारे में वो जानेंगे। ये सब क्या है, पहले ऑडिट अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, मेन मेन चीज जो कंपनी के लिए करना है। फिर चौथा नेचर देखेंगे, बिजनेस का क्या नेचर है। पांचवा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे। छठा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसे उनके बीच में काम का बंटवारा हुआ है। प्रीवियस ईयर का फाइनल अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देखेंगे। फिर लास्ट में लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ऑडिट प्लानिंग से, जो नॉर्मल ऑडिट प्लानिंग होता है। क्लियर है सबको। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी छोड़िए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। हम वैसे आपको आज भेजे हैं, आप देखे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं ना, सेट, 2 सेट करके, 1 2, देखे आप लोग। यस सर।
हाँ ठीक है, तो उस तरह उस ऑर्डर में वो मेरा एक सजेस्टेड ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर में भी कर सकते हैं या आपको जैसे सहूलियत करे, लेकिन देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए, प्रीवियस ईयर कवर कर लिए। ठीक है, चलिए आगे। इससे प्रीवियस 3 ईयर वाला का क्वेश्चन तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आपको आपके तो ग्रुप में सब अवेलेबल है, आज भी फिर भेज दिए थे हम ताकि वो साथ साथ रहे, है ना। ठीक, अब देखिए, अब क्या है इसके बाद, आप देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो आप जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, दोनों का मीनिंग फिर लिखा हुआ जो ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, आप देखिए इसको टिक करिए, तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को और ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल को बुक में ही टिक कर लीजिए, लिख लीजिए वहां रीड। ठीक है, तो ऑडिट कैसे करेंगे शेयर कैपिटल का, तो उसमें हम लोग मतलब जो कैपिटल है आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, तो उसका अब यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना वाउचिंग वाला, वेरिफिकेशन वाला, कि कैसे इसको देखते हैं, कैसे ये करते हैं। उसी तरह कंपनी में अगर हमको शेयर कैपिटल का ऑडिट करना है तो उसका भी देखिए अलग अलग कैटेगरी है, तो बस रीड रीड कर लीजिए आप, है कि इन केस अगर पूछ दिया जाए कि अगर शेयर कैपिटल का ऑडिट करना है आपको तो कैसे करेंगे, तो एक बार रीड अगर हम कर ले तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे रिसीव करते हैं पैसा हम लोग एप्लीकेशन स्टेज पे, तो वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे, फिर अलॉटमेंट स्टेज पे, कॉल स्टेज पे, तो उसके लिए ना अलग अलग रूल है। जैसे एप्लीकेशन में जो पैसा मिलता है आप देख सकते होंगे पॉइंट नंबर 3 में, वो जो अमाउंट है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए नॉमिनल प्राइस का। जैसे अगर नॉमिनल प्राइस मतलब फेस वैल्यू है आपका, जो मान लेते हैं आपका 10 रुपया है, तो 10 रुपया का 5%, ठीक है, तो 10% तो 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा, 50 पैसा से कम नहीं होना चाहिए जो एप्लीकेशन स्टेज पे आप पैसा मांगेंगे, मतलब ऊपर हो सकता है नीचे नहीं। तो ये सब रूल जो परसेंट में ले दिया होगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कि कम से कम एक दो पॉइंट ही हम लिख पाए। तो मेनली इसको रीड कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये पूछ दिया जाएगा कि शेयर कैपिटल का, हाँ इन केस अगर बोल दिया जाए, तो अभी तक का में तो हम शायद नहीं देखें कि ये पूछा गया है ये, ठीक है, तो इन केस आ जाए तो बेटर है कि हम सब पढ़ के जाए, है ना। फिर देखिए 2 पेज आगे करिए तो प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एक टॉपिक मिल रहा होगा आपको, आइए 2 पेज आगे करके, मिला? यस सर। इसको भी टिक कर लीजिए। इसमें मेनली क्या है ना, वो बताया गया है कि नई आप इशू कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा रूल दिया हुआ है, तो एक बार इसको रीड कर लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। पनिशमेंट भी है, क्या है वो आप देख लीजिए। फिर आगे बढ़िए, सीधे डिबेंचर्स में जाइए, ठीक है, ये मेनली जो थोड़ा सा हमको लगता है कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। बाकी रीड करने का तो आप रीड कर लीजिएगा, जो एक बार देख लेना बेटर है, अभी टाइम भी है आपके पास, पहले पहले खत्म कर लीजिएगा बाकी सब चीज, तब ये सब में फिर रिटर्न आइएगा, जो जिसमें बस हम बोल रहे हैं रीड कर लेने से, है ना। पहले बाकी सब चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो जाए तब आइएगा, जिसको टिक करवा दे रहे हैं उसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा एक बार कम से कम। अब आइए देखिए, डिबेंचर्स मिला आपको, इंग्लिश में है शायद पेज 262 में, हिंदी में कितना है? 212 है। 212 आ गए सब? यस सर। ठीक है, टिक कर लीजिए डिवेंचर्स को। देखिए ये तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हम लोग, 11 12 ये सब से देखते आ रहे हैं, फिर कॉलेज में भी पढ़े हैं, कॉर्पोरेट उसमें लॉ में, फिर अकाउंट्स में पढ़े होंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। डिवेंचर्स को टिक करिए, काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स को टिक करिए, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर को टिक करिए। मतलब एक बार और आप रीड कर लीजिए एग्जाम से पहले, कि इनकेस कुछ आ जाए इसमें तो हम लोग थोड़ा लिख देंगे, ठीक है, कर लिए टिक? यस सर। अब आगे बढ़िए, 4 5 पेज और आगे बढ़िए, देखिए प्रेलिमिनरीज एक्सपेंसेस लिखा होगा, प्रेलिमिनरीज एक्सपेंसेस, इंग्लिश में बस लास्ट हेडिंग है ये, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग। हिंदी में भी देखिए तो लास्ट में दिया हुआ है प्रेलिमिनरीज एक्सपेंसेस। यस सर। तो ये भी हम लोग पहले देखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, अकाउंट्स में और फिर कॉर्पोरेट, ये सब मतलब क्या होता है, जो शुरुआती खर्चा होता है स्टार्ट होने से पहले, है ना, कंपनी के बनने से पहले जो खर्च होता है ना, तो उसके बस रीड कर लीजिए। तो ऑडिट से सबको कनेक्ट किया जा रहा है कि ऑडिटर कैसे ऑडिट करेंगे इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये ओवर। चलिए अभी आइए चैप्टर 14 में एक बार जाइए, चैप्टर 14 में आइए, 14।
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आगे। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए आगे। यस सर। यस सर। अब देखिए हमारा डायरेक्टली स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड्स हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर ऑडिटिंग हम पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को नहीं जानेंगे तो अच्छा बात नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा प्रैक्टिकल चीज है, आप ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा उसका इंट्रोडक्शन में लिख देंगे तो आपका जो आंसर का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है ये। हाँ, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड होता है हमारा, उसी तरह ऑडिटिंग का भी स्टैंडर्ड होता है। पहले क्या बोला जाता था ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड को, अच्छा पहले बोला जाता था डबल एएस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। अब क्या बोला जाता है, अब देखिए लिखा ही हुआ है क्या है, एस एज। ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर है सबको, क्लियर है, बोलिए यहां तक। यस सर। यस सर। हाँ, अब इसका नया नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये क्या है, बेंचमार्क है जिससे क्वालिटी किसका, ऑडिट परफॉर्मेंस का मेजर किया जाता है, मतलब ठीक से पर आप ऑडिट किए हैं कि नहीं, और उसका अचीवमेंट को देखा जाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव जो आप ये ऑडिट कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा रहता है कि इसके बारे में इस चीज का ये इस तरह से हो तो ये बेटर है ना, मतलब उसके बारे में रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए रहते हैं कि ये चीज हो तो इसके लिए ये तरीका बेटर है या इस तरीके से ये होना चाहिए। जैसे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग का कोई चीज के ऊपर था, है ना, तो उसका फिर रूल्स और किस तरह से ये होना चाहिए वो था। उसी तरह ऑडिटिंग, अभी हम लोग एक एक स्टैंडर्ड करेंगे जिससे आप फिर समझ पाएंगे ये क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स क्या हो गया, बेंचमार्क हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो ऑडिट का परफॉर्मेंस हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेंचमार्क्स है, अचीवमेंट देख। तो इस स्टैंडर्ड को यूज करके ऑडिटर क्या करते हैं, प्रोफेशनल क्वालिटी जो भी नेसेसरी है ऑडिट परफॉर्मेंस के लिए वो देखते हैं, मतलब उसमें क्या बताया गया है तो उसी तरह ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं उसको फुलफिल, ठीक है, कि इस चीज के लिए। ठीक है, तो या लास्ट में देखिए सिंपल वर्ड्स में क्या बोला जा रहा है कि क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि प्रेस्क्राइब करते हैं जिस तरीके से ऑडिट को हमको करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से ऑडिट हम करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए इस तरह से ऑडिट आप करिए तो बेटर रहेगा। तो प्रोसीजर फिर दिया, प्रोसीजर को टिक कर लीजिए। तो एक तो आप शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, तो कॉपी में शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एस एज, एस ए, एस कैपिटल ए कैपिटल, और छोटा सा एस दे सकते हैं नीचे जिससे पता चले ये क्या, एस स्टैंडर्ड्स हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिख लिए शॉर्ट नोट्स। यस सर। इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, अगर नहीं भी आए तो हम क्या बोले आपको 15 मार्क्स वाले में आप लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन में। मीनिंग लिखिए, तो मीनिंग, मीनिंग जो अभी हम लोग किए, मीनिंग करिए, कॉमा, मीनिंग, कॉमा, फिर आप क्या करिएगा, देखिए आप दो पेज आगे जाइए, दो नहीं तीन, एक दो तीन, तीन पेज आगे जाइए, देखिए एक चार्ट बना हुआ होगा, उसमें लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड देयर इफेक्टिव डेट्स मिला। इंग्लिश में पेज 332, हिंदी में बताइए तो। हिंदी में कितना पेज नंबर है, मिला? आप आ गए विवेक 332 में? यस सर। हाँ, हिंदी वाले कोई बताइए कौन सा पेज नंबर है आपका। सर हेडिंग और एक बार बोलिए। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, टेबल जैसा बना हुआ होगा, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड देयर इफेक्टिव डेट्स। देखिए ना, 200, 100, 100 से 999 लिखा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल ऊपर लिखा हुआ है, मिला? ठीक है, अच्छा, नाइन। शुरुआत में ही, शुरुआत में ही।
शुरुआत में ही है, अच्छा ठीक, देख लीजिए, हाँ इधर उधर हो दो सकता सौ है। बरसठ 262 में है, देख स्टैंडर्ड लीजिए। ऑफ क्वांटिटी हाँ वेरी क्वालिटी गुड। हाँ कंट्रोल। हाँ ठीक बोल रहे हैं, चलिए देखिए। अब देखिए इसमें नीचे वाला क्वालिटी कंट्रोल वाला भी कर सकते हैं, ऊपर वाला SQC1 है ये। नीचे में देखिए न्यू स्टैंडर्ड नंबर SA लिखा हुआ है, SA। मतलब सबके आगे ना क्या लग जाएगा, SA लग जाएगा। इसमें टिक करिए तो फिर आपको हम वहां पे जो अभी लिखवा रहे थे वो करवा देंगे। 200 को टिक करिए, कर लिए टिक। 200 यस रिवाइज, सर। हाँ 200 रिवाइज लिखा हुआ है। 1 को भी टिक कर लीजिए, सबसे ऊपर जो 1 है SQC1 है वो, हाँ SQC1। ठीक है, उसको छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बस ये तो हम लोग एक्स्ट्रा के लिए कर रहे हैं। 200 के बाद 230 को टिक करिए, टिक कर लिए। फिर यस 206, सर। फिर 260 को टिक करिए। फिर 299, फिर 300। फिर आगे देखिए, मतलब ये रीड करने के लिए मेनली, और कुछ का यूज के लिए हम बोल देंगे। 500 को टिक करिए, 501 को टिक करिए, 505 को टिक करिए, 500, 501, 505, 530, 30 छोटा छोटा है, 550, 570, 580। ये सब क्या है, अलग अलग आपका स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का। फिर आगे जाइए, 610 को टिक करिए, 620 को टिक करिए, फिर 700 को टिक करिए। ठीक है, चलिए अब वापस में जाइए, तो जहां पे आप लिखे थे एक बार हम लिखवा दे रहे हैं, फिर आपको बोल भी देंगे। मीनिंग, मीनिंग लिखे थे आप ऐसे करके, स्टैंडर्ड जहां पे लिख रहे थे शॉर्ट नोट्स ऑन ऐसे, ब्रैकेट में क्या लिखे, मीनिंग कॉमा, क्या लिखे, लिखिए कॉमा के बाद लिखिए नेम ऑफ, नेम ऑफ SA 200। SA 200 का क्या नाम था अभी जो देखे, 200 को जहां टिक किए थे। ठीक है, हम आएंगे, फिर से आएंगे, आपको फिर दिखा दें। नेम ऑफ SA 200 एंड कर लीजिए 5 अदर, 5 अदर SAs, 5 अदर S और A, कोई भी 5, और कोई भी 5 जितना टिक करवाए ना, कोई भी 5 कर लीजिएगा, आपको जो मन है, छोटा छोटा कर लीजिए 5 कम से कम, लेकिन 200 को जरूर दीजिएगा क्योंकि ये पहला वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम फिर से आते हैं, फिर से आ जाइए स्टार्टिंग में। फिर प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऐसे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है वो देखे हैं हम लोग, पढ़े हैं, है ना, आप भी देखे होंगे जब हम लोग ये अकाउंट्स का मेनली जब देखते थे। तो उसी तरह स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कैसे होता है, कैसे उसको हम लोग इशू करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ICAI का, वो स्पेसिफिक एरिया पहले डिटरमाइन करती है जिसमें हम लोग को SA चाहिए, मतलब वही ऑडिटिंग चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करती है, ठीक है, इसके लिए वो AASB एक, ठीक है, जो AASB क्या है, वही ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके साथ काम करते हैं कौन, एक स्टडी ग्रुप। ठीक है, वो असिस्ट होता है वो उनके द्वारा। ठीक है, उनके साथ रहता है जो कि देखते हैं कि किस सब्जेक्ट्स पे हमको करना है, फिर ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उसको एक एक स्टेप आपका लिखा ही हुआ है, ठीक है, आप रीड कर सकते हैं उसको। फिर ICAI के मेंबर्स तक भी पास किया जाता है, फिर वो लोग कुछ चेंजेस करना होता है, उनको लगता है कि ये भी ऐड कर लीजिए स्टैंडर्ड में, मतलब ये भी रूल रहेगा तो अच्छा रहेगा, या ये भी मेंशन होना चाहिए। तो इस तरह से करके लास्ट में फाइनलाइज होके वो हमारा आ जाता है। फिर स्कोप ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, स्कोप मतलब क्या हुआ, क्षेत्र, है ना, कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो ऐसे कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो हर जगह सबके लिए अप्लाई होता है, सब जितने भी प्रॉफिट वाले अगर कोई है या नॉन प्रॉफिट वाले एंटिटी है तो उनमें भी अप्लाई होगा, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा। लेकिन अगर किसी चीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई नहीं होगा तो उसी SA में ही लिखा रहता है, मतलब जो SA है उसी में ही लिखा रहेगा, मतलब उसका जो भी रूल है कि इसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे लिख दिया गया कि इस इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब जगह अप्लाई होगा। तो ऑलरेडी उसी में जो लिखा, फिर SA एंड ऑडिटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ड्यूटी है ये ऑडिटर का कि उनको ये देखना है कि जो ऑडिट हुआ है वो किसके हिसाब से हुआ है, आपका SA के हिसाब से हुआ है। ठीक है,
ऐसे के हिसाब से हुआ है, मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का यहाँ पालन किया गया है। तो किसको देखना है? ऑडिटर को। और अगर उसमें कुछ कोई भी ये मटेरियल डिपार्चर आता है, मतलब उससे अगर हम थोड़ा हटे हैं, ठीक है, पालन अगर हम नहीं कर पाए हैं, तो उसको हमको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है, कोई ज्वाइन करने आए हैं, कौन है? अलका, ठीक है, हट गए क्या? चल कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, और अगर मान लेते हैं वो ठीक से नहीं करेंगे, तो आप आगे देखिएगा, उसमें लिखा भी हुआ है कि उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऐसा माना जाएगा कि वो ठीक से अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए, है ना। तो ये होता है इसका इम्पोर्टेंस, कि आपको क्या करना होगा? आपको पालन करना है किसका? जो भी इसमें मेंशन्ड है, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में। ठीक है, फिर तो ये इसको टिक कर लीजिए, रीड कर लीजिएगा बुक से ही, स्कोप ऑफ एसे का, स्को और एसेस एंड द ऑडिटर। ठीक है, बाकी चीज को भी, कन्वर्जेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, उसी तरह हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब हम लोग उसको इंटरनेशनल से, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाए, उस तरह से हम लोग जहां तक पॉसिबल है इंडिया के लिए, तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वो हो जाए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो IFRS आ गया वहां पे, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह इंडिया का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दूसरे देशों के लोग भी एक्सेप्ट कर सके, तो मतलब वैसा हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कन्वर्जेंस वही होगा, कन्वर्जेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि हम लोग भी क्या कर सके, ग्लोबली एक्सेप्टेड जहां तक भी पॉसिबल है, कि हमारे लिए और सहूलियत भी अच्छा भी है इंडिया के लिए, तो वहां तक हम लोग उसको कर सके। ठीक है, तो इसको बस आप ना रीड कर लीजिएगा। और एक देखिए चार्ट बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICI। तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में तो है नहीं, तो इसीलिए ये हम इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए आपका अलग अलग तरीके का ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड जो इशू हो रहा है AASB के द्वारा इस काउंसिल में, तो इसमें अब आप उसको क्या बोलने लग गए हम लोग? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स करके बोलने लग गए हैं। मतलब कि जो हम लोग इसमें ऑडिट करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग इसको फिर नाम से जाना गया है। क्या है? पहला देखिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो अभी की हम लोग ऐसे, फिर एक बोला जाता है SRE। SRE क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। एक क्या है? SAE। ऐसे SAE क्या है? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक है SRS क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। फिर है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC। और ये सब है क्या, वो भी लिखा हुआ है कहाँ ये हमको यूज करना है। देखिए ये जो सबका एक एक करके बताया गया है। जैसे ऐसे का बताया गया ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जो मेरा मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो भी रिकॉर्डेड है उस पे। रिव्यू एंगेजमेंट का लिखा है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए है जिसमें सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को अभी डिटेल में तो जानना नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। अभी अभी मेनली हम लोग इसको बस सिंपल तौर पे बस देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप हाई स्टडीज के लिए जाइएगा, तो उसमें आप भले ही देख सकते हैं कि ये सब किस में अप्लाई होता है, पूरा कहाँ एप्लीकेशन होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के लिए बोला गया इशू होता है AASB के द्वारा। ठीक है, किसका अथॉरिटी में? काउंसिल का, ICI को बोल रहे हैं। ठीक है, अप्लाई होता है सारा सर्विसेज में, जो भी कवर होता है किसके द्वारा? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये भी मतलब मेनली हम लोग सिंपल में देख रहे हैं। फिर वो चार्ट में बताया गया है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है जो इशू किया गया है AASB, मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ICI के काउंसिल के अंडर में जो है। ठीक है, तो उसमें बोला गया, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949 का, कोड ऑफ एथिक्स है,
ये चार्ट वाला जो है वहां वो बता रहे हैं हम। फिर कोड ऑफ एथिक्स है, और फिर अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई है, फिर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स लिखा हुआ है, फिर सर्विसेज लिखा हुआ है जो कवर होता है, तो इसको दो भाग में बांटा गया है, एश्योरेंस सर्विसेज और रिलेटेड सर्विसेज, और फिर उसका क्या है नंबरिंग वो भी बताया गया है, और थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में। फिर देखिए हम लोग टिक किए थे अभी, है ना, कि क्या क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए वही एसक्यूसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो एसक्यूसी 1 है। 1 के आगे क्या लिखना चाहिए आपको, एसक्यूसी लिख लीजिए। तो जो 1 है उसके आगे एसक्यूसी लिख लीजिए, लिख लिए। यस सर। ठीक है, तो एसक्यूसी 1 क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। तो ये क्या हमको चार्ट बनाना होगा, नहीं चार्ट नहीं बनाना है, बस एसक्यूसी 1 अगर आप लर्न कर लेते हो तो बेटर है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाकी का 5 तो हम लोग छोटा छोटा यूज कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। इफेक्टिव डेट कब से ये लागू हुआ है, तो लिखा हुआ 1 अप्रैल 2009 से। तो इसमें क्या दिया होगा, सब उसके बताया होगा क्या क्या रूल है, या जो भी इसके अंडर जो भी चीजें आती है उसके बारे में जानकारी मिला है। देखिए फिर न्यू स्टैंडर्ड नंबर 100 to 1999 लिखा हुआ है, तो 100 to 199 क्या बोला गया, इंट्रोडक्टरी मैटर से, उसको छोड़िए, नीचे में देखिए यहाँ जो टिक किए थे हम लोग 200 के आगे एस ए लिख लीजिए, एस ए लिख लिए। यस सर। उसी तरह 210 के आगे भी ऐसे लिख लीजिए। अब क्लियर हो गया सबके, अब जितना भी ये है सबके आगे ऐसे 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 चल जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, बोलिए। यस सर। हाँ, सर। तो कहां तक, 810 तक जो लिखा हुआ है लास्ट, वहां तक ऐसे चल जाएगा। मतलब आप कोई भी इसमें से 5 कर लीजिए, छोटा छोटा जो भी आपको लगे कर लीजिए 5। ठीक है, छोटा जो भी आपको लगे, कि इसको हम एग्जांपल में जस्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग दे देंगे। फिर देखिए उसके बाद 810 के बाद अगर आप देखेंगे एस आर ई लिखा है, तो उसके वो जो एस आर ई है, अब एस आर ई स्टार्ट हो गया। ठीक है, वहां ऐसे नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एस आर ई। क्लियर हो गया, क्लियर है। यस सर। ठीक है, हाँ। फिर एस ए ई वाला स्टार्ट हुआ, एस ए ई, तो जो 3000 वाला है उसमें लिख दीजिए एस ए ई। ये लर्न नहीं करने बोले हैं, बस लिख लीजिए आप, एस ए ई। फिर रिलेटेड सर्विसेज वाला स्टार्ट हुआ है, एस आर एस। तो 4400 जो लिखा हुआ है वहां पे लिख लीजिए एस आर एस, पहले एस आर एस, एस आर एस 4400। क्लियर हो गया, बोलिए, क्लियर है। यस सर। चलिए अब देखिए एक दो पेज आगे हम एक एक ऐसे का आपको बता देते हैं, कम से कम आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे 299 में आइए, ऐसे 299 का एक्सप्लेनेशन होगा, 2-3 पेज आगे पलटाइए, देखिए ऐसे 299 मिला। इंग्लिश में पेज 337 में है, आ गए। यस सर। हिंदी में कितना है पेज बताइए, 268। ठीक 268। देखिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर, मतलब मान लेते हैं कहीं एक बड़ा ऑडिट हो रहा है, तो वहां एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किए हैं हम लोग। तो अब बताइए, तो इसके लिए जो इसका कैसा काम आपको कैसे करना है, किस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हो, उसका यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे 299 के हिसाब से ज्वाइंट ऑडिटर मतलब क्या है, जहां पे एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं ऑडिट करने के लिए लार्ज एंटिटी का, बड़ा एंटिटीज का। ठीक है, क्या क्या फैक्ट है इसके में, तो ये आपको संक्षिप्त रूप में बताया गया। असल में ये सब के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन क्योंकि आपको उतना डिटेल में भी नहीं जानना है तो शॉर्ट में करके दिया गया है। इफेक्टिव डेट ऊपर में अगर आप देख सक रहे होंगे 1/4/96 से ये एप्लीकेबल हो सकता है, फिर से अभी इसमें कुछ रिवीजन किए कर दिया गया। तो देखिए क्या क्या इसके लिए मेन सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है। देखिए पहला कि उनको ऑडिट करना है कैसे, ज्वाइंटली, और रिपोर्ट देना है सारे फाइनेंशियल, रिपोर्ट करना है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, किसका, एंटिटी का, मतलब साथ में ही उनको ऑडिट करना है ज्वाइंटली। फिर क्या लिखा है, डिवाइड करेंगे, सेकेंड पॉइंट में वो ऑडिट वर्क को डिवाइड कर लेंगे आपस में, अपना आपस का जैसा डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से, और कंसेंट ले लेंगे एक दूसरे का, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं इसका, और
उसको एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब जो बात हुआ है आपस में कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, बात की उसको लिखित रूप में भी कर लिए और कम्युनिकेट कर देंगे किसको, एंटिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बता देंगे कि हम लोग ये डिसाइड किए कि ये पार्ट का इस तरह से होगा। ठीक है, फिर तीसरा में बताया जा रहा है डिवीजन कर लेंगे हम लोग ऑडिट वर्क का। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, ऑडिट ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स। मान लेते हैं किसी कंपनी का 5 ब्रांच है और 3 ऑडिट, मान लेते हैं 10 ब्रांच है और 2 ऑडिटर को अपॉइंट, एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट हो गए, तो 2 ऑडिटर अपॉइंट हुए, तो उन लोग आपस में जैसे, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा बांट सकते हैं कि 5 यूनिट का आप कर लो, 5 यूनिट का हम कर लेते हैं। ठीक है, या जैसे भी वो लोग बांटे। ठीक है, तो ठीक है, तो जिस तरीके से बांटे उसको वो लोग क्या करेंगे, अपना आपस में डिस्कशन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो डिवीजन जो ऑडिट वर्क है वो अगर आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेसिस पर आप अगर बांटते हैं, ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं, या स्पेसिफाइड एरिया की बोल सकते हैं, हम इस एरिया का, जैसे नॉर्थ वाला में जितना भी इनका ब्रांचेस है वो हम कर लेंगे, इधर का आप कर लो। ठीक है, तो जितने भी ऑडिटर हैं वो आपस में कर लेंगे। फिर क्या लिखा है, कुछ एरिया ज्वाइंटली करना होगा अगर आपको, ठीक है, विदाउट डिवीजन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सर्ट कुछ वर्क ऐसा हो सकता है जो कि ज्वाइंटली करे, कहीं एक जगह कुछ ज्यादा ही बड़ा यूनिट है, तो उसका डिस्कस कर लिया कि चलिए इसका दोनों हम लोग मिलके कर देंगे, इसमें हम लोग एक जन करके नहीं करते हैं, इसमें हम लोग इस जगह जाएंगे, मान लेते हैं वहां पे हम लोग खुद से दोनों मिलके कर लेंगे वहां पे आपस में। ठीक है, कि ये बस इसका आप मत करिए, या वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज्यादा ध्यान से देखना है, तो वहां हम लोग ज्यादा काम करेंगे, तो वहां चलते हैं, वहां कर लेते हैं। ठीक है, या जैसे जैसा भी नेचर है काम का उसके हिसाब से वो लोग एक साथ भी चाहे तो आके कर सकते हैं। ठीक है, फिर जॉइंट ऑडिटर का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ज्वाइंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि क्योंकि आप लोग को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो आप लोग का एक तो जो आप लोग को बांट दिया गया एरिया, उसके लिए तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, और जिसका नहीं बांटा गया है और बोला गया है, या आप लोग बोले कि आपस में मिल के करेंगे, तो उसका ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप लोग दोनों ही या तीनों ही जितने भी ऑडिटर है सब जिम्मेदार होंगे। लास्ट पॉइंट में देखिए बोला जा रहा है, जॉइंट ऑडिटर अगर डिसएग्रीमेंट में आ गया कि एक दूसरे से वो लोग सहमत नहीं है किसी भी मैटर में, जो रिपोर्ट में उनको शामिल करना है, तो मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट में उनको बताना है, तो वो दोनों क्या करेंगे, अपना अलग अलग रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें वो लोग ओपिनियन बताएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ देखिए, एक्सप्रेस करेंगे ओपिनियन एक सेपरेट रिपोर्ट के जरिए ज्वाइंट ऑडिटर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बाकी लोग जो बोल रहे हैं या दूसरे जन बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनका भी जरूरी नहीं है कि उनका ही मत उनको मानना पड़ेगा, कि वो जैसा चल रहा है वैसे ही चले, है ना। तो मतलब अगर 10 ऑडिटर हैं और 9 भी अगर बोल रहे हैं कि हम लोग इस बात पे सहमत है, और एक जन बोल रहे नहीं हम सहमत नहीं है, तो वो अपना रिपोर्ट अलग से भी करके दे सकते हैं। ठीक है, जिस जिस चीज में वो असहमत है, बाकी सबके साथ सहमत है, बाकी पॉइंट अगर तो वो देंगे, लेकिन जिसमें वो सहमत नहीं हो रहे हैं उसका वो अलग से दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग किए अभी, कि हम लोग कैसे ऑडिट, अगर ज्वाइंट ऑडिटर है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बता दिए कि आपको इस तरीके से ऑडिट करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया है, ऐसे 299 में। ठीक है, इसी तरह अलग अलग है, जैसे ऐसे 300 अब आ गया, तो ये किसके लिए, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस बताया गया, क्या बताया गया है, क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, वो है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग ऐसे अलग अलग चीजों पर बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो आप एक एक होमवर्क में लिख लीजिए, बाकी आपको जब भी लगेगा आप रीड करिए, एक रीड करना चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कम से कम एक बार भी रीड कर लेंगे तो थोड़ा तो जानकारी हो जाएगा। ऐसे 300 को आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे 300 को, और ऐसे 500 को भी होमवर्क में लिख लीजिए, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ, कि हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा जाने। और बाकी भी आप जब सब आप कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी सब ऐसे भी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इधर से तो ये हो गया, है ना। इसके बाद तो हम लोग अब जो एक्स्ट्रा में भी करना था वो भी हम लोग देख लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में भेजा जा चुका है,
चारों ईयर पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो गया। 3 ईयर का एक वीडियो है, चौथा आज हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम आपको, आप बताइए एग्जाम कब रखना चाहिए। अब तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, हम क्वेश्चन पेपर आपको भेज देंगे। बताइए किस दिन देना चाहते हैं आप लोग। 24 तारीख को एग्जाम है ना, है ना? यस सर। किस दिन देना सर चाहेंगे आप लोग, बताइए। आप लोग जो आए हैं आप ही लोग डिसाइड करिए कब होना चाहिए पास। कल 24 को एग्जाम है तो उससे पहले होना चाहिए सर, हाँ, 20 तारीख के आसपास। 20 के आसपास। कब आसपास मतलब कब? सब आप लोग डिसाइड करिए, अपना अपना डेट बताइए तो, बोलिए। सर 19 तारीख। 19। बोलिए बाकी लोग, 19 से सहमत है कि कुछ और भी रखें? सहमत है सब 19 से? ठीक है, तो लग रहा है सहमत। तो ऑब्जेक्टिव का कब भेज देंगे? 19 को कब करेंगे? 75 मार्क्स वाला क्वेश्चन भेजेंगे जो एग्जाम में जैसे लिखते हैं। यस सर, लॉन्ग वाला। ठीक है, लॉन्ग वाला 9 बजे सुबह में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाला इससे पहले भेज दे कि बाद में? यस सर, उससे उससे पहले। यस पहले। सर, चल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला कब भेजे बताइए। 18। 18 को। ठीक है, तो 18 को ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हो जाएगा और 19 को आपका जो एग्जाम जैसे देते हैं वैसे। ठीक है, हम एक नोटिस करके भेज देंगे कि एग्जाम जैसा ही आप लिखिएगा तो आपको फायदा होगा। मतलब 3 घंटा निकाल के एक बार देना चाहिए ताकि सारा जो भी प्रेशर है वो हट जाए, थोड़ा फ्री हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए और कुछ भी बोलना है, पूछना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ भी बोलना है या पूछना है? नो सर। बाकी लोग भी बोलिए। ठीक है, तो फिर हम लोग रुकते हैं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब डायरेक्टली 18 को, हालांकि आपको कुछ अगर लगे कि पूछना चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप कर लीजिए कि सर बात करना चाह रहे थे, कुछ चीजें ये है। ठीक है, तो आप या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम नहीं पिक किए या कोई रीजन के कारण नहीं उठा पाए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, कि ये चीज हमको पूछना है या ये चीज। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फिर यहीं रुकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजा गया है, चारों पिछले ईयर का डिस्कशन हो गया, सबका आंसर भी देख लिए हम लोग कैसे करना चाहिए। तो अब आपका ही टाइम है, आप कोशिश करिए कि पहले ही सब चीज कवर कर लीजिए। देखिए अभी आपके पास लंबा समय है पढ़ने के लिए, तो सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, हम तो बोलेंगे कि आप दूसरा सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ मतलब जितना हो सके पॉसिबल सब कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा, और एग्जाम अच्छा जाता है तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू ठीक सर। है सब, थैंक यू। ठीक है, चलो।